नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल एप्लीकेशन एसएसजी गुरुकुल पर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देख रहे थे। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मैंने आपको इतना ज्यादा पढ़ाया है ना कि वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया। तो क्यों ना उसको हम लोग कंप्लीट करें। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से कलर का यूज करके हम लोग ने यहां पर पढ़ा था क्या कि जब हम लोग पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर ताप, दाब और घनत्व बढ़ना शुरू कर देते हैं। घनत्व बढ़ने का कारण है ना और दाब बढ़ने के कारण सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ हैं। लेकिन लगातार नीचे जाने पर दाब और घनत्व तो बढ़ रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया क्रस्ट मेटल कोर का जो घनत्व है क्रस्ट का 2.8 से 3.3 तक रहता है। मेटल का देखा जाए तो 5.6 से 10.5 तक चला जाता है ना। और कोर का देखा जाए तो 13.3 से लेकर 13.6 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर घनत्व हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे हम लोग गहराई पर जा रहे थे वैसे वैसे क्या हो रहा था भैया, घनत्व और दाब बढ़ रहा था। लेकिन ताप में फ्रीक्वेंटली लगातार ताप नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि भैया शुरुआत के 8 किलोमीटर तक ताप हर 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था। जबकि 8 से लेकर 100 किलोमीटर तक जब हम जाएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था। और जब हम लोग किस पे जाएंगे भैया, 100 से 300 पे जाएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर पर मात्र 2 डिग्री बढ़ रहा था। और 300 से कोर तक जाने में 6375 किलोमीटर जाने पर टेम्परेचर पर किलोमीटर मात्र 1 डिग्री बढ़ रहा था। तो प्रमुख वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांतों में बताया कि पृथ्वी का कोर कैसा है। लाप्लास का जो निहारका आणविक गैस बादल सिद्धांत है उस हिसाब से पृथ्वी का कोर तो गैस अवस्था में होना चाहिए। चैम्बरलिन और मोल्टन की जो ग्रहाणु परिकल्पना है उसके हिसाब से ठोस अवस्था में, जबकि जेम्स जीन की जो टाइडल फिनोमिना है यानी ज्वारीय परिकल्पना है उस हिसाब से तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में पृथ्वी का कोर होना चाहिए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे हम लोग पता करें, इतनी लंबी खुदाई भी तो नहीं कर सकते हैं, आप तो ये बात जानते ही हैं। फिर भी कुछ प्राकृतिक तरीके हैं कि जैसे ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के अंदर से जो जो चीजें निकली हैं उनका अध्ययन किया जाए, या फिर भूकंप से अध्ययन किया जाए। प्लेटें टकराती हैं तो प्लेटें टकराने के बाद जो तरंगे उत्पन्न होती उन तरंगों को देखा जाए, मापा जाए। तो मैंने भूकंपीय तरंगों के आधार पर आपको समझाने की कोशिश की थी। इसके पहले एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर, किसके आधार पर बच्चों, रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की संरचना को, आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा और नीफे। मानते हैं जो पहली चट्टान है उसको सियाल कहते हैं और ये ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी होती है और इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम लोग सियाल कहते हैं। दूसरा पार्ट था सीमा, कहते हैं बेसाल्ट की चट्टानों से निर्माण हुआ है। आपको पता होना चाहिए चाहे ग्रेनाइट की चट्टान हो और चाहे बेसाल्ट की चट्टान हो, ये दोनों ही आग्नेय शैल होती हैं, इग्नियस रॉक होती हैं। जो आग्नेय चट्टान में जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं वो काफी कठोर होती हैं और ये महाद्वीपों का निर्माण करती हैं, जबकि बेसाल्ट की चट्टानें महासागर का निर्माण करती हैं या महासागरों के नितल पर पाई जाती हैं। तो इसको सीमा कहते हैं क्योंकि इस दूसरे वाले भाग में सिलिका और मैग्नीशियम की दिक्कता पाई जाती है, जबकि नीफे निकिल और आयरन की दिक्कता पाई जाती है, जो कोर कहते हैं इसका बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे। भूकंप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, लिथोस्फेयर, पायरोस्फेयर एंड बैरोस्फेयर। लिथोस्फेयर सतह से लेकर 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र लिथोस्फेयर है, 100 से 2880 किलोमीटर तक का क्षेत्र पायरोस्फेयर है, जबकि 2880 से लेकर 6375 किलोमीटर या लगभग 6400 किलोमीटर जो पृथ्वी का कोर है उसे हम लोग बैरोस्फेयर के नाम से जानते हैं। दुर्बल मंडल जहां का तापमान ज्यादा है और जहां पर क्षैतिज रूप में जो भारी भारी प्लेटें हैं वो तैर रही हैं, उस क्षेत्र को हम लोग दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। 700 किलोमीटर के आसपास ये क्षेत्र पाया जाता है, 400, 500, 600, 700 ऐसा।
फिर बताया था मैंने IUGG ने पृथ्वी की यांत्रिक संरचना को जानने के लिए क्या किया है, 3 भागों में बांटा, क्रस्ट, मेटल, कोर। क्रस्ट को 2 भागों में, अपर क्रस्ट ना लोअर क्रस्ट, मेटल को भी अपर मेटल लोअर मेटल और कोर को भी अपर कोर और लोअर कोर में बांटा। और इनके बीच में पदार्थों का जो सामंजस्य है ना, उनके आधार पर डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। और डिसकंटिन्यूटी यानी जहां पर एक ऐसा स्थान जहां पर 2 विभिन्न परतें मिलती हो या अलग होती हो, है ना, जहां पर विभिन्न प्रकार की तरंगे अपना क्या बदल लेती हो, अपनी गति बदल लेती हो, चाल बदल लेती हो, उस स्थान को हम लोग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। उस हिसाब से क्रस्ट 0 से लेकर सतह से लेकर 30 किलोमीटर तक क्रस्ट माना जाता है। अगर ये महासागर में देखा जाए तो महासागर में इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर होती है, जबकि महाद्वीपों में इसकी जो मोटाई है वो 30 किलोमीटर के आसपास मानी गई है। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेटल और लोअर मेटल की बात की जाए तो 0 से 30 किलोमीटर तो क्रस्ट है। फिर 30 से लेकर 2900 किलोमीटर के आसपास वाला एरिया आपका मेटल कहलाता है, और 2900 से 6000 या 6400 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो आपका कोर कहलाता है। इन सबको हमने 2-2 भागों में बांट रखा है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेटल, लोअर मेटल और अपर कोर एंड लोअर कोर की बात। तो इस हिसाब से हम देखेंगे डिसकंटिन्यूटी, जैसे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है, उसी प्रकार से लोअर क्रस्ट और अपर मेटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी होगी। तो इस डिसकंटिन्यूटी को याद करने का सूत्र है, आप कहेंगे कोमोरेगुले। कोमोरेगुले, अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आपको ये 5 असंबद्धताएं याद करने में आसानी रहती है। तो कोमोरेगुले, कहां है कोमोरेगुले भाई, कहीं पर था तो, हाँ कोमोरेगुले। अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में कोनोराइड असंबद्धता है, लोअर क्रस्ट और अपर मेटल के बीच में मोहरविकिक असंबद्धता है, लोअर मेटल और अपर मेटल के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता, अपर कोर और लोअर कोर के बीच में लेहमैन असंबद्धता है। ऐसा भाग बता चुके हैं ये क्या है। फिर इसके बाद अब हमको ये देखना है कि कैसे IUGG ने बताया, तो भूकंप के आधार पर हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। भूकंपीय तरंगों के आधार पर IUGG ने बताया कि कैसे पता करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस भाग में है। तो उसके लिए मैंने आपको भूकंप के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था बच्चों। तो भूकंप के बारे में जो पढ़ाया था उसको अच्छे समझ लेते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि कितने किलोमीटर पर कौन सा पाया जाता है अपर मेटल लोअर मेटल, ये आपको पता ही है। 0 से 30, 30 से 2900 में, 2900 में 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसे कहते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी। जोन ऑफ लो वेलोसिटी से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर भूकंपी तरंगों की जो वेग है वो अचानक से कम हो जाता है। तो 100 से 200 किलोमीटर तक के एरिया को हम लोग जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं। ये अपर मेटल का वह क्षेत्र है जहां भूकंपी तरंगों गति, जो प्राइमरी वेव्स हैं जिसकी गति या वेव 14 किलोमीटर पर सेकंड होता है, वो अचानक से कम होकर 7.8 पर आ जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग निम्न मंडल का क्षेत्र या निम्न गति का मंडल कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे मेरे। फिर मैंने आपसे कहा था यहां पर समझिएगा भूकंप क्या होता है। तो भूकंप, अब यहां पर देखेंगे भूकंप जो होते हैं बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण भूकंप और एक होता है मध्यवर्ती भूकंप। यहां समझिएगा, एक क्या होता है भैया, एक होता है साधारण भूकंप और एक होता है मध्यवर्ती भूकंप और एक होता है अत्यंत गहराई वाले भूकंप, डीप फोकस अर्थक्वेक। तो यदि भूकंप सतह से 50 किलोमीटर के आसपास से आ रहे हैं तो वो आपके कैसे भूकंप है, साधारण भूकंप है ना। अगर 50 से 250 किलोमीटर के बीच से अगर वो भूकंपी तरंगे आई हैं या भूकंप आया है तो आपके मध्यवर्ती भूकंप है। यदि भूकंपी तरंगे या भूकंप उत्पन्न हुआ है आपका 250 किलोमीटर से लगभग 700 किलोमीटर के आसपास, तो इसे कहते हैं गहरे भूकंप मूल से उत्पन्न भूकंप या गहरे भूकंप मूल वाला भूकंप। तो आपको याद रखना है भूकंप 3 प्रकार का होता है, साधारण भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और गहरे मूल वाले भूकंप या अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। 0 से 50, 50 से 250, 250 से 700 किलोमीटर। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, जस्ट इमेजिन भूकंप अगर यहां से उत्पन्न हुआ है ये गुलाबी वाले भाग से, तो जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उस वाले भाग को हम लोग कहते हैं भूकंप मूल। तो जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप मूल यानी फोकस कहते हैं। और ये हमेशा जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसी के 90 डिग्री पर सबसे पहले पहुंचता है। ये ऐसा स्थान जहां पर भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाता है,
वह स्थान जहां पर भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र क्या होता है? वह स्थान जहां पर भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाता है। तो अब ये जो जब प्लेटें टकराती हैं, जब प्लेटें टकराती हैं या टूटती हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव टकराती हैं, तो फिर वेव आती है। तो भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लॉन्ग। ठीक है ना? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड लॉन्ग वेव। तो प्राइमरी वेव जिसको प्राथमिक तरंग कह रहे हैं, सेकेंडरी वेव द्वितीयक तरंग, लॉन्ग वेव लंबी तरंग कहते हैं। इनमें स्पीड सबसे ज्यादा होती है प्राइमरी की, उससे कम स्पीड होती है सेकेंडरी की, सबसे कम स्पीड होती है लॉन्ग वेव की। लेकिन सबसे खतरनाक होती है सबसे खतरनाक होती है लॉन्ग, और सबसे कम खतरनाक होती है प्राइमरी। यानी अगर हम लोग विनाशकार के आधार पर देखें तो विनाशकारी तरंगों की बात की जाए तो एल वेव सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा विनाश करती हैं। उससे कम एस वेव करती हैं और उससे कम प्राइमरी वेव करती हैं। जबकि वेग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वेग प्राइमरी वेव का होता है, फिर सेकेंडरी वेव का उससे कम, और लॉन्ग वेव का सबसे कम होता है। पेपर पूछा जाता है भूगर्भीय तरंग कितनी होती है, तो आप कहेंगे भूगर्भीय तरंग सिर्फ 2 होती है, क्योंकि जो एल वेव है ये पृथ्वी के अंदर नहीं चलती है। जो एल वेव है इसकी खोज एच.डी. लव ने की थी, इसको हम लोग आर वेव के नाम से भी जानते हैं, और ये सिर्फ सरफेस पर चलती है, पृथ्वी की सतह पर चलती है, इसलिए इसको हम लोग धरातलीय तरंग के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा एल वेव को ही हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस वेव या आर वेव के नाम से जानते हैं। इसकी खोज एच.डी. लव ने की थी और ये सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर समझिएगा ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी हैं, तो प्राइमरी वेव ठोस में भी चल सकती हैं, द्रव में भी चल सकती हैं, गैस में भी चल सकती हैं, अर्थात ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जबकि जो एस तरंगे हैं वो पृथ्वी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलेंगी, द्रव अवस्था में नहीं चलती हैं। इसलिए सेकेंडरी वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव है, अर्थात अनुप्रस्थ तरंग है। तो यदि हम लोग देखें कि भूकंप अगर यहां से उत्पन्न हुआ है तो उसकी तरंगे सब जगह जाएंगी, लेकिन जो तरंग कोर से होते हुए जाएगी हर जगह तो पीएस 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 पहुंची है, लेकिन भूकंप मूल के जस्ट पीछे वाले भाग में सिर्फ पी पहुंची है, अर्थात एस गायब हो गई है। यदि एस गायब हो गई है इसका तात्पर्य यह है कि क्रोड ठोस अवस्था में नहीं है। ठोस अवस्था में होता तो ये यहां पर भी एस पहुंच जाती, क्योंकि एस ठोस अवस्था में चलती है। इसका तात्पर्य पता चल गया कि यानी यहां पर जो कोर है वो क्या है बच्चे? ठोस नहीं है। अर्थात जो कोर है वो क्या नहीं है भैया? ठोस नहीं है। एक बात कंफर्म हो जाती है हमारी यहां पर। बताओ पूरी बातें यहां तक समझ में आई बच्चों? यहां तक पूरी बातें समझ में आई? तो हम लोगों ने यहां तक समझ लिया था। इसके बाद हम लोगों ने घनत्व की बात करी थी, घनत्व की, कि अगर हम क्रस्ट मेटल कोर की बात करें तो क्रस्ट यानी जैसे जैसे गहराई पर चलते हैं वैसे वैसे ताप, दाब और घनत्व बढ़ता है। घनत्व बढ़ेगा तो लगभग लगभग क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो 2.8 से 3.3 के बीच में होता है। मेटल का जो घनत्व होता है वो 5.5 से या 5.3 से 10.5 के बीच में होता है। कोर का 13.3 से लगभग 13.6 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अगर औसत निकाला जाए कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा औसत घनत्व तो बहुत आया है पेपर में बच्चे। अब आप खुद यहां पर देखने वाले हैं मेरे भाई, अब यहां आप खुद देखेंगे, खुद समझेंगे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हां, अब यहां पर आप किलोमीटर देखिए, किलोमीटर, तो आप कहेंगे किलोमीटर देखा जाए तो 2900 से 6375 किलोमीटर तक कोर है, लेकिन ये गहराई पर है, यानी गहराई पर आप देख रहे हैं। यानी अगर गहराई की बात की जाए तो गहराई इसकी ज्यादा है, लेकिन चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई मेटल की ज्यादा है, हां कि ना? तो मेटल की चौड़ाई ज्यादा है, कोर की गहराई ज्यादा है। 2900 से 6375 6400 किलोमीटर के आसपास, और ये है 30 से 2900 किलोमीटर के आसपास, लगभग 3000, ये 3000 से दुगुना है, 3300 के आसपास है। लेकिन चौड़ाई तो इसकी ज्यादा है ना। तो पृथ्वी के
कुल द्रव्यमान और कुल आयतन का, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान और कुल आयतन का 68% द्रव्यमान का और आयतन का 83% क्या है, मेटल है। और कोर की बात की जाए तो पृथ्वी के कुल आयतन का 16% और द्रव्यमान का 32%। तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितने परसेंट कोर में है, तो आप कहेंगे 32%। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना परसेंट आयतन है, कोर में 16%। और सर्वाधिक आयतन तो आप कह देंगे, ये लिखा है 83% पृथ्वी के कुल आयतन का और द्रव्यमान का 68%। ठीक है, तो यहां तक कल हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी बच्चों। अब हम लोग आज से पढ़ने शुरू करेंगे भूकंप। तो भूकंप से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, हीमोसिस्मल लाइन क्या है, आइसोसिस्मल लाइन क्या है ना, मॉर्केली स्केल क्या होता है, रिएक्टर स्केल क्या होता है, रेसिफेरल स्केल क्या होता है, वो सारी बातें हम लोग आज चर्चा करने रहे। और इसके बाद पृथ्वी में पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व और पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग भूकंप। तो इतनी बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी।